हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो बेसिकली 2 दिन से 29 और 30 तारीख के वीडियोस नहीं डाल पाया था मैं, क्योंकि थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम हो गई थी। मेडिकल इश्यूज के चलते मैं डाल नहीं पाया था, बट ठीक है, आज से मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जो 2 दिन का जो बैकलॉग है मैं वो भी पूरा कर दूंगा। आई होप सो आज तक मैं आपको दोनों वीडियोस दे दूंगा, या फिर एक आज दे दूंगा, एक कल दे दूंगा। आई होप सो। ठीक है। और आज का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, आप जो ये फोटो देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मिस्टर रोहित सरदाना एंड प्रमिला दीक्षित। रोहित सरदाना को तो आप जानते होंगे, इनकी कल अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। आज तक में एंकर थे, उससे पहले सीरीज में थे। आप इनको नहीं जानते होंगे। प्रमिला दीक्षित ये कौन है? ये इनकी वाइफ है। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे जानता हूँ। मैं इनके दोनों बच्चों को भी जानता हूँ, बिकॉज 2014 से 2017 तक, 16 के एंड तक मैं खुद जी न्यूज़ में काम कर रहा था। तब रोहित सरदाना वहाँ पे हमारे साथ हुआ करते थे। तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है इनके साथ काम करने का। और प्रमिला मैम को हम इसलिए जानते थे क्योंकि हमें पता था प्रमिला मैम आज तक में रिपोर्टर हुआ करती थी, जब रोहित सरदाना हमारे एंकर हुआ करते थे। तो प्रमिला मैम यूज टू कम, आती थी वो। ठीक है। उनकी उनकी एक बच्ची थी तब। दूसरा बच्चा उनका बाद में हुआ था, जो भी बहुत छोटी सी हैं, बहुत छोटी बच्ची है उनकी। तो मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा आज आपसे उनकी। आई होप तो आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने और भी सीरीज कवर की है। उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या स्टोरीज थी, कैसे इंसान थे। कुछ लोग बोलते हैं राइट विंग पत्रकार थे। हाँ, वो दिखते थे टीवी के ऊपर। मैं आपको वो बताऊंगा वो इंसान ऑफ कैमरा कैसा था। राइट। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहली खबर है, पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट फर्स्ट न्यूज है, आरबीआई ज्वाइंस नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। ओके। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि अभी तक पूरी दुनिया में सब लोग ग्रीनरी और और बेसिकली इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। आखिरी क्वेश्चंस में जो क्या बोलते हैं, बर्फ होती है वो पिघल रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आरबीआई भी चाहती है कि किसी तरीके से हम भी इस ग्रीनरी को सपोर्ट करें, इकोनॉमी को समहाउ सपोर्ट कर पाए। तो इसलिए आरबीआई ने एक नेटवर्क को ज्वाइन किया है फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें अलग अलग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, और वो अलग अलग मुद्दों पे डिस्कस करते हैं कैसे बैंक्स जो हैं या सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ठीक है। ऑफ ग्रीनरी, ग्रीनरी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रीनरी के लिए, एंड इवन फॉर इन्वायरमेंटल ग्रीनरी के लिए, कि कैसे वो कम से कम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हो। राइट, वही साफ साफ लिखा गया, आप देख लीजिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे सेड it has joined the central bank and supervisors network for greening the financial system as a member. Okay. ये जो है फाइनेंशियल सिस्टम को ग्रीन करने के लिए मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए बेसिकली एक सिस्टम था जिसको आरबीआई ने ज्वाइन किया है। उसमें अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं और भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, ताकि जो हमारा एक सिस्टम है उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके और कम से कम ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो जिसमें इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती हो या किसी भी प्रकार का डेंट लगता हो एनवायरमेंट में। राइट। लॉन्च्ड एट द पेरिस वन प्लैनेट समिट ऑन December 12, 2017। ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था? ये जो ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था भाई साहब सितंबर दिसंबर सॉरी जो एक समिट हुई थी पेरिस में December 12, 2017 में। द एनजीएफएस इज अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स, मैंने वही बताया। एनजीएफएस जो जो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ये एक ग्रुप है of central banks and supervisors willing to share best practices and contribute to the development of environment and climate risk management in the financial sector। वही मैंने बताया, ये एक ग्रुप है सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का और फाइनेंशियल जो फाइनेंस से जुड़े लोग हैं उनका, ताकि ये कोशिश करें कि हम कम से कम क्लाइमेट को इफेक्ट करें, या कोशिश करें कि ना के बराबर कर पाए ऐसी कोई भी चीज जो इकोनॉमी में हेल्प करती है और वो समहाउ डैमेज करती है इन्वायरमेंट को, हम उसको रिड्यूस कर पाए। ठीक है। इसलिए ये पूरी एक टीम बनाई गई, एक नेटवर्क बनाया गया, वाइल मोबिलाइजिंग मेन स्ट्रीम फाइनेंस टू सपोर्ट द ट्रांजिशन टुवर्ड्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। और साथ ही साथ हम मोबिलाइज करें और फाइनेंस प्रोवाइड करें ऐसी चीजों को वो जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाए। ठीक है। या फिर उसको डाउनग्रेड करने में, उसको जो डाउनग्रेड हो रही है ना इन्वायरमेंट, जो गिरती जा रही है इन्वायरमेंट की जो का स्तर होता है, ठीक है, उसको कम करने में हेल्प करे। तो ऐसी चीजों को भी हमें फाइनेंस करना चाहिए। ये आरबीआई और जो ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस मुद्दे पे बात कर रही है, काम कर रही है।
The RBI said it expects to benefit from the membership of NGFS. RBI बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उससे अपने आप को बेनिफिट करें, मदद करें खुद की, by learning from and contributing to global efforts on green finance, ताकि हम उनसे सीख पाएं, ठीक है, और अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं, ताकि हमारा जो इम्पैक्ट है हमारी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, सॉरी इन्वायरमेंट पे कम से कम हो, which has assumed significance in the context of climate change, और climate change में जो हमारा रोल हो वो पॉजिटिव हो। तो ये आरबीआई बोलते हैं, इसलिए हमने ये ज्वाइन किया है कि हम उनसे सीखें और एक बेहतर भविष्य की तरफ जाएं, राइट। चलो, आरबीआई गवर्नर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर अब क्या बोलूं मैं इस टाइम पे, इतने दिनों समय के बाद आरबीआई गवर्नर अगर आपको नहीं पता है, गवर्नर तो पता होना ही चाहिए, कौन से नंबर का गवर्नर है ये भी पता होना चाहिए, याद रखिए आप, और 4 जो डिप्टी गवर्नर है वो भी पता होने चाहिए आपको। चलिए मूव ऑन। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं तो तुरंत बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट जब तक आप अपने दिमाग में जोर नहीं डालोगे ना, हाँ भाई याद करो कौन गवर्नर, कौन है गवर्नर, शक्तिकांत दास गवर्नर है, कौन से नंबर का गवर्नर है, नंबर याद कीजिए, करना पड़ेगा, ठीक है। 4 डिप्टी गवर्नर्स कौन है, एक तो माइकल डेविड पात्रा है, और कौन है भाई, और कौन है, एक कोई साउथ इंडियन है, याद कीजिए, याद कीजिए, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया भाई, मैं आपको चारों बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, बट आपके दिमाग पे प्रेशर कैसे पड़ेगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ICICI Bank ties up with Decentro to offer customized business banking APIs। अब देखिए खबर क्या है, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे APIs क्या है। APIs जो टेक्निकल लोग होंगे, जो थोड़े मोड़े टेक्निकल नॉलेज के होंगे, उनको पता होगा API होता क्या है। APIs बेसिकली, API होता क्या है, पहले मुझे आप लोग ये बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि API होता क्या है और API का फायदा क्या है। ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज तो नहीं है, सोचिए सोचिए सोचिए। रियली डोंट नो, एपीआई लोगों को पता होना चाहिए यार, बताओ। चलो एपीआई मैं बता देता हूँ आपको। एपीआई इज बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ये, ठीक है। अब इसमें सवाल क्या है, सवाल सवाल और जवाब दोनों इसी में है। सवाल क्या है, डिसेंट्रो जो है, डिसेंट्रो ने बोला है कि उसने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ, टू ऑफर कस्टमाइज बिजनेस बैंकिंग एपीआईज, ठीक है, ताकि वो कस्टमाइज बिजनेस बैंकिंग दे पाएगा किसको, एपीआईज को। किस बात के लिए देगा वो, टू टू किसको किसको देगा, टू फिनटेक्स, स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट्स एंड ई कॉमर्स कंपनीज, इन सबको वो देगा। तो डिसेंट्रो ने बोला है कि हम आईसीआईसी बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ताकि हम ताकि टू ऑफर कस्टमाइज बिजनेस बैंकिंग, टू ऑफर कस्टमाइज बिजनेस बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू फिनटेक्स, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स एंड ई कॉमर्स कंपनीज, ठीक है। डिसेंट्रो इज अ फुल स्टैक एपीआई बैंकिंग प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रो एक फुल स्टैक बैंकिंग एपीआई प्लेटफॉर्म है। एपीआई मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ ये पूरी खबर क्या थी। आईसीआईसीआई बैंक ने टाई अप किया डिसेंट्रो के साथ, ठीक है, कस्टमाइज्ड बिजनेस बैंकिंग एपीआई के लिए। पर इसका मतलब क्या था, क्यों किया गया है, इसमें क्या मिलेगा, फायदा क्या है, हर चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो खबर सिर्फ इतनी सी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है करने को। खबर सिर्फ इतनी सी है कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो है वो डिसेंट्रो के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, सिर्फ इसका बस इतना ही फायदा है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो 7 बिजनेसेस बैंकिंग है फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक जो जो आई आई बैंक्स करती हैं, लाइक डिपॉजिट्स, पेमेंट्स, कलेक्शंस, वर इंटीग्रेटेड बाय डिसेंट्रो टू प्रोवाइड अ पावरफुल किट टू एंड यूजर्स। इन सबको एक अच्छे से प्रोग्राम में वो करके और जनता को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इजिली जनता, बेसिकली जो उनके कस्टमर्स हैं, वो इजिली एक्सेस कर पाए, इजिली उन वो फैसिलिटी यूज कर पाए। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इट हैज आल्सो बंडल दीज एपीआईज टुगेदर टू प्रोवाइड अ रॉबस्ट प्रोडक्टिव किट टू द एंड यूजर। एंड यूजर को एक रॉबस्ट प्रोडक्टिव किट मिलेगा, जिससे वो इजिली सारी फैसिलिटीज को यूज कर पाएंगे। विद दिस एवरी फिनटेक स्टार्टअप और कॉर्पोरेशंस विल नाउ हैव इंस्टेंट एंड स्टेबल एक्सेस इजिली हो जाएगा, स्टेबल एक्सेस होगा टू कस्टमाइज बिजनेस बैंकिंग एपीआईज ऑन टॉप ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। It enables companies to access all business banking solutions seamlessly through Decentro rather than integrating different business banking APIs. Okay, ये जो होगा इसका फायदा ये होगा कि वो सब कुछ एक साथ सीमलेसली, जो भी ऑफर, जो भी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड कर रही होगी, वो सब सीमलेसली अच्छे से एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर पाएंगे, rather than switching to different platforms, ठीक है। Decentro has integrated ICICI Bank's 7 business banking APIs
APIs from a variety of categories including deposits, payments, collections as a part of its collaboration. ठीक है, इस collaboration के थ्रू वो हर चीज पे API ध्यान देगी, चाहे वो पेमेंट्स हो, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, चाहे कलेक्शंस हो, ठीक है, हर चीज। किसी के लिए भी हर चीज के लिए अलग अलग ऐप या अलग अलग मॉड्यूल या अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की हेल्प से। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इंक्रीजेस डे एंड बैलेंस लिमिट टू 2 लाख। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो डे एंड बैलेंस लिमिट थी कि दिन के आखिरी तक आपके अकाउंट में कितने बैलेंस होने चाहिए उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि खबर इंपॉर्टेंट क्यों, ये आपको पहली लाइन से समझ में आ जाएगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज नाउ द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन द कंट्री टू इनेबल एन अमाउंट ऑफ 2 लाख ऑफ डे एंड अकाउंट बैलेंस लिमिट। एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपको पता है पहली पेमेंट्स बैंक थी इंडिया में जो खुली थी, राइट। एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाज द फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये पहली पेमेंट बैंक बन गई है जिसने डे एंड अकाउंट बैलेंस की लिमिट जो थी वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। With this step, customers have an account with the Airtel Payments Bank will be able to save more with the increase limit। ठीक है, अब जैसे जैसे लिमिट इंक्रीज हो रही है कि आप ज्यादा पैसे अपने अकाउंट में रख सकते हैं, तो लोगों में सेविंग्स हैबिट डेवलप होगी, लोग ज्यादा पैसे सेव करेंगे, राइट। Airtel Payments Bank has as many as 55 million engaged users। याद रखिए 55 मिलियन engaged users हैं Airtel Payments Bank पे। The bank serves its customers through a retail-based distribution network and technology। ठीक है, the payments bank has a network of more than 5 lakh, it's 5 lakh only ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 5 lakh neighboring banking points which is bigger than the total number of bank branches and ATMs in the country। ठीक है, इसके टोटल 5 लाख नेबरिंग बैंकिंग पॉइंट्स है जो किसी भी बैंक से, which is bigger than total number of bank branches and ATMs in the country। कंट्री में कोई भी बैंक हो उसके ब्रांचेस और एटीएम्स को मिला के उससे कहीं ज्यादा है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस खबर में सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डे एंड बैलेंस लिमिट जो थी जो 1 लाख रुपए हुआ करती थी उसको डबल करके 2 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा इस खबर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। IFC to invest $40 million in upgrade, promoters reduce stake to 75%। अब छोड़िए ये इसमें खबर क्या है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अपग्रेड है क्या। अपग्रेड एक अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, जो कि इंडिया में लॉन्च की गई थी। इसकी जो मेन इन्वेस्टर है और जो मेन जो वो है रॉनी स्क्रूवाला। रॉनी स्क्रूवाला को आप लोग सब जानते होंगे, ये वो फिल्म भी बनाते थे और अलग अलग चीजें भी करते थे, राइट। अपग्रेड वाज फाउंडेड बाय रॉनी स्क्रीवाला, Falgun Kompali and Mayank Kumar and Ravjot Chugh in 2015 by investing over rupees 170 करोड़, most of which was from Screwvala। मैंने आपको क्या बोला, सबसे ज्यादा इसमें स्क्रूवाला ने अपना योगदान दिया था, पैसे डाले थे। ठीक है, पर ये आइडिया किसी और का होगा इन चारों में से, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा आइडिया किसका था, क्योंकि आई डोंट थिंक कि रोनी स्क्रीवाला के पास इतना टाइम होगा ये सब चीजें सोचने का। तो ये जो आपको दिख रहा है ना 4 बंदे, दैट इज फाल्गुन कोम्पाली, मयंक कुमार एंड रवजोत चुग, इनका आइडिया होगा और इन्होंने इससे सपोर्ट लिया होगा स्क्रीवाला से। ठीक है, तो ये अपग्रेड शुरू किया था इन्होंने। अब ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म अपग्रेड हैज कंक्लूडेड अनदर फंडिंग। अब इन्होंने क्या किया कि इनको एक और फंडिंग मिल गई है अपग्रेड को, वो अपने आप को और डेवलप करना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने फंड मार्केट से उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने अभी फिलहाल थोड़े टाइम में 2 फंड्स उठाए हैं। ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म अपग्रेड हैज कंक्लूडेड अनदर फंडिंग राउंड ऑफ अबाउट 290 करोड़ रुपए इन्होंने और उठाए हैं फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक आर्म IFC। IFC जो होता है ना, वर्ल्ड बैंक की काम है IFC, आपको पता होगा। IFC ब्रिंगिंग डाउन द प्रोमोटर्स होल्डिंग इन द फॉर्म टू 75%। तो IFC से इन्होंने 290 करोड़ रुपए उठाए हैं, किन्होंने भाई साहब, अपग्रेड ने जो कि एक स्टार्टअप है। और इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स थे ना उनका शेयर जो था वो 70 घट के 75% हो गया। जो पहले स्टार्टिंग में 100% होगा वो घट के 75% हो गया। इट हैज रिसेंटली सिक्योर्ड $120 मिलियन फंडिंग फ्रॉम सिंगापोरियन इन्वेस्टर टेमासेक होल्डिंग्स। मैंने क्या बोला आपको, इन्होंने रिसेंटली दो वो उठाए हैं, फंड उठाए। एक तो देखो सिंगापोरियन इन्वेस्टर है टेमासेक होल्डिंग्स, उससे $120 मिलियन लिए थे, और अभी 290 करोड़ लिए हैं IFC से, वर्ल्ड बैंक की आम है IFC, उससे लिए हैं। ठीक है, तो ये खबर फिलहाल इतनी सी। और याद रखिएगा इसके जो बेसिकली फाउंडर थे उनका नाम याद रखना है आपको, रॉनी स्क्रीवाला, फाल्गुन कोम्पाली, मयंक कुमार एंड रवजोत चुग, और ये 2015 में स्टार्ट हुई थी।
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जो है उसने क्या किया, भारत की जो जीडीपी फॉरकास्ट थी उसको गिरा के 10.2% कर दिया। अब सवाल होगा कि ये था कितना पहले, ठीक है, तो ये पहले 11.8% था, इसको गिरा के 10.2% कर दिया गया। तो ग्लोबल फॉरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ऑन मंडे revised downwards its India's GDP growth forecast for 2021 to 10.2% from 11.8% previously, citing the country's escalating health burden, flattering vaccination rate, and lack of convincing government strategies to contain the pandemic। देखिए बहुत साफ सी बात है, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हमने जो ये गिराया है, हमने जो ये जीडीपी फोरकास्ट को कम किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि भारत में जो सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, वो सरकार संभाल नहीं पा रही है। सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। लॉकडाउन लग रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, डिफरेंट अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, तो उसकी वजह से इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। उन्होंने साफ साफ लिखा है, देखिए बहुत क्लियरली लिखा है, हमारे यहाँ लोगों को दिख नहीं रहा है पर दुनिया में हर किसी को लिख रहा है, सिटिंग द कंट्रीज एस्केलेटिंग हेल्थ बर्डन। हेल्थ सेक्टर पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सरकार कभी नहीं मानेगी ये। faltering vaccination rate faltering vaccination rate and lack of convincing government strategies to contain the pandemic। इन्होंने साफ साफ बोला कि सरकार के पास इससे लड़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, राइट। पूरी दुनिया को ये दिख रही है, सिर्फ इंडिया को ये नहीं दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई मिसिंग है, इंडिया escalating health burden, flattering vaccination rate and lack of convincing government strategies to contain the pandemic have prompted us to downgrade our 2021 GDP growth forecast to 10.2% from 11.8%। साफ साफ बोला यही सारी वजह है जिसकी वजह से हमें जो जीडीपी फोरकास्ट था 11.8 से गिरा के 10.2 करना पड़ा है, 10.2 करना पड़ा है। द ग्लोबल, अब ये जो है ना, ये थोड़ी सी डरावनी न्यूज है, देखिए। द ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म एडेड इट एक्सपेक्ट्स जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट सीक्वेंशियली इन द सेकेंड क्वार्टर। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जैसा हमें दिख रहा है और जो हम देख पा रहे हैं, हमारे हिसाब से सेकेंड क्वार्टर में भी, अब आपको पता होगा सेकेंड क्वार्टर कब आता है, फर्स्ट क्वार्टर आता है अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर आएगा जुलाई अगस्त सितंबर। इन्होंने बोला सेकेंड क्वार्टर में भी ग्रोथ डाउनवर्ड जाएगी, राइट, अगर सिचुएशन नहीं संभाली गई तो। ये साफ साफ ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बोल दिया। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए क्विक न्यूज वाला सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, क्विक न्यूज वाला सेगमेंट है, बहुत अच्छा सेगमेंट है। आपके पास जो छोटी मोटी न्यूज है छूट जाती थी, वो भी नहीं छूटेंगे अब। राहुल बजाज स्टेप डाउन एज द चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो, नीरज बजाज टू रिप्लेस हिम। नीरज बजाज इज द कजन ऑफ राहुल बजाज, ठीक है। आपको पता होगा राहुल बजाज जो थे वो चेयरमैन थे बजाज ऑटो के, अब उन्होंने फाइनली स्टेप डाउन कर दिया है एज अ चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो, और अब नीरज बजाज जो है वो बन गए हैं नए चेयरमैन बजाज ऑटो के। अब सवाल है नीरज बजाज हैं कौन, तो नीरज बजाज इज बेसिकली द कजन ऑफ राहुल बजाज, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट खबर है, यूएस सेनेट कंफर्म्स इंडियन अमेरिकन वनिता गुप्ता एज एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इंडियन अमेरिकन एक लेडी है जिनका नाम है वनिता गुप्ता, उनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है। ये किसने कंफर्म किया है, यूएस सेनेट ने कंफर्म किया है कि जी हाँ, वनिता गुप्ता जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको उनको हमने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया है यूएस का, ठीक है। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड रिनोन्ड ज्यूरिस्ट सोली सोराबजी डाइड ऑफ कोविड-19 एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ठीक है। सोली सोराबजी जो हैं ये एक फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, और इनको पद्मा अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। इनका देहांत हो गया नई दिल्ली में, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हो गया। सोली सोराबजी ये एक फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, ठीक है। अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट माइकल कोलिंस, अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट, अपोलो 11 सुना होगा आप लोगों ने, अपोलो 11 वही फ्लाइट थी जिसके थ्रू क्या नाम था उनका भाई साहब, हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन, ये दोनों जो चांद पे गए थे, राइट। उस फ्लाइट को फ्लाई कौन कर, उसका पायलट कौन था, उसके पायलट थे माइकल कोलिंस, ठीक है। तो अपोलो 11 जो फ्लाइट थी उसके पायलट थे माइकल कोलिंस, who piloted the ship from which Neil Armstrong and Buzz Aldrin left to make the historic first step on the moon in 1969, died on Wednesday of cancer। कैंसर से उनका देहांत हो गया। अपोलो 11 के जो पायलट थे, अपोलो 11 जो एस्ट्रोनॉट व्हीकल था उसके जो पायलट थे जिनका नाम था माइकल कोलिंस, उनका देहांत हो गया 91 की उम्र में ड्यू टू कैंसर, ठीक है। लास्ट खबर, senior journalist and an extraordinary person passed away due to COVID-19। अब आप सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ,
ही इज नन अदर देन रोहित सरदाना। ठीक है, चलिए मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे रोहित सरदाना सर। ठीक है, अब खबर सिर्फ इतनी सी है कि कल दोपहर में खबर आई, किसी ने मुझे भेजा था, मुझे मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया कि अभिषेक पता चला रोहित सरदाना नहीं रहे। मैं सच बता रहा हूँ, आप मानिए मत मानिए, मैंने सोचा भाई ये है क्या, आई मीन सीरियसली। मैंने उसको बोला ये क्या मजाक कर रहा है? मैंने उसको बोला, मुझे जिसने बोला क्या मजाक कर रहा है भाई? उसने बोला नहीं अभिषेक सच है। मैंने बोला कैसे सच हो सकता है ये? तो मैं, आप लिटरली बिलीव कीजिए, मैं माना नहीं था फर्स्ट टाइम पे कि ऐसा हो भी सकता है, राइट। तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैंने यूट्यूब पे जाके चेक किया तो ऐसे जो टुच्चे मुच्चे चैनल होते हैं ना, उन्होंने डाला था, किसी भी ऑफिशियल या बड़े चैनल ने अभी तक कंफर्म नहीं किया था कि रोहित सरदाना कोलैप्स कर गए हैं। ठीक है, समहाउ उनकी डेथ हो गई है। तो मैं मुझे लग रहा था शायद ये फेक न्यूज़ निकल के आएगी, बिकॉज़ भाई 42 इयर्स का बंदा है, इतना एनर्जेटिक बंदा है। आप देखोगे, आई मीन सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अगर अगर आप इन पर्सन इनको जानते हैं तो आपको पता चलता ही इज़ मच फनीयर देन कपिल शर्मा। अगर ये बंदा उस फील्ड में होता, कपिल शर्मा को खा गया होता ये इतनी अच्छी, जो कपिल शर्मा जो इंस्पेक्टर का रोल प्ले करता है ना, शेर सिंह, क्या बोलता है वो, शेर सिंह, और वो कपिल शर्मा से अच्छा करते हैं यार ये। आई मीन हम लोगों की जिंदगी में जब पार्टीज हुआ करती थी, हाउ जब सब लोग सारे इनवाइटेड होते थे, ये सब लोग इनवाइट होते थे, खाना वाना बनता था और सब लोग खाते थे, तब ये वहाँ पे अलग अलग चीजें लोग अपनी अपनी स्किल्स दिखाते थे, तो वहाँ पे रोहित सर वो किया करते थे। तो आई मीन यस, ही वाज अ राइट विंग जर्नलिस्ट। ठीक है, हर जर्नलिस्ट की अपनी आइडियोलॉजी होती है, राइट। और ये बोलना, हाँ हमें पढ़ाया जाता है कि आपकी आइडियोलॉजी इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको न्यूट्रल होना है, बट समहाउ आपकी खुद की आइडियोलॉजी हावी हो जाती है। हाँ ये थे भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैंने खुद काम किया 2.5 साल, ये 2.5 साल 3 साल ये थे राइट विंग के जर्नलिस्ट, बट आप किसी को उनकी आइडियोलॉजी से जज नहीं कर सकते वो बंदा कैसा है, राइट। जब आप ऑफ कैमरा इनसे मिलोगे, he never had any problem with Muslims, he never had any problem with anyone else। ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से प्रॉब्लम थी, उनको और किसी और से प्रॉब्लम नहीं थी, और कांग्रेस से भी प्रॉब्लम नहीं थी इनको। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिनके इनके जितने इनके बीजेपी के फ्रेंड्स थे उससे ज्यादा इनके कांग्रेस के फ्रेंड्स थे, और वो कांग्रेस के फ्रेंड के साथ पार्टीज में जाया करते थे, खाना खाते थे, घूमते थे बकायदा। ठीक है, छोड़िए ये सब छोड़िए, अब मैं आपको अपनी स्टोरीज बताता हूँ। जब हम बैठते थे, हाँ मैं बताता हूँ, चैनल में दो डेस्क होते हैं बेसिकली, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो मैं इनपुट पे हुआ करता था, रोहित सरदाना वाज आउटपुट हेड जी न्यूज़ में, और मैं इनपुट पे हुआ करता था, मैंने नई नई ज्वाइन की थी। तो इनपुट डिपार्टमेंट वाले लोग जब साथ में खाना खाया करते थे तो रोहित सरदाना यूज टू कम, वो 8 से 9 का शो करके वापस आते थे रोहित सरदाना, और 9 बजे सुधीर चौधरी घुसते थे, जाते थे वहाँ पे स्टूडियो में, राइट। तो वहाँ से फिर आते थे और वो चिल्लाते बोलते और असाइनमेंट क्या है खाने में आज, तो हम बोलते सर आ जाइए। तो ये आते थे और हमारे साथ खाना खाया करते थे। ठीक है, फिर वैसे ही मजाक मजाक वाली बातें, और हमारे जो बेसिकली इंचार्ज हुआ करते थे आशीष शर्मा, उनसे बहुत सारी बातें और हम सबसे बहुत सारी बातें, और सबकी, ये बेसिकली ये सब गाय वो सबकी बेइज्जती करते थे, बेइज्जती मतलब मजे मजे में, ताकि सब हंस रहे हैं सब खुश रहें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस थे इनके साथ। प्रमिला मैम से मैं एक दो बार ही मिला हूँ, क्योंकि मैम एक आध बार आया करती थी और ना आती नहीं थी ज़्यादा, बिकॉज शी यूज टू वर्क इन आज तक। ठीक है, वो रिपोर्टर थी वहाँ पे, प्रमिला मैम। और जब मैं था वहाँ पे 2015-16 में, तब उनकी एक बच्ची थी, जो बड़ी वाली आपने वीडियोस में देखी होंगी, वो सिर्फ एक बच्ची थी उनकी। और तब वो बहुत छोटी हुआ करती थी। अभी अभी 2021 चल रहा है, मैं आपको 15-16 की बात बता रहा हूँ, 5 साल 6 साल पहले की बात। तब वो पूरे न्यूज़ रूम में भागा करती थी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। और बहुत सारे लोग जानते भी थे उसको। ठीक है, कभी सुधीर सर के चैम्बर में घुस जाना, कभी असाइनमेंट पा जाना, कभी आउटपुट पर चले जाना, राइट। और फिर उनकी दूसरी बेटी हुई। तो आई मीन आप सोच के देखिए, एक बेटी इनकी अभी 12-13 साल की होगी, दूसरी बेटी इनकी 5-6 साल की है। आई मीन क्या सिचुएशन है घर की। और प्रमिला मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमिला मैम ने थोड़े टाइम पहले ये बोला था कि बहुत काम कर लिया, अब मेरे से काम नहीं होता है, मैं घर पे बैठूंगी, रोहित कर रहा है करने दो, मैं नहीं करूंगी अब काम। मतलब आप सोचिए, उन्होंने बोला था मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगी, मैं अब काम नहीं करूंगी। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि प्रमिला मैम पे मुझे वो आ रहा है भाई साहब, रोहित सर रहे नहीं। मैम चाहती थी काम ना करें, बट अभी क्या बोलूँ मैं आपको, फिर से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। आई नो आज तक हेल्प करेगा उनकी, ठीक है, बट ये सिचुएशन बहुत ख़राब होती है भाई।
प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप सबके सामने, अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, घर में रहिए। आपको सच बता रहा हूँ, अगर ऐसे लोगों की जान नहीं बच सकती ना भाई, इनके इन्फ्लुएंस, इनको इतने लोग जानते थे। आपने ट्वीट्स देखे, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है इनके लिए, राष्ट्रपति ने ट्वीट किया इनके लिए। आप मुझे बोल रहे हो लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, इन्होंने, इनको पता चला इनको कि इनकी तबीयत खराब है, 1 सेकंड में बेड मिल गया इनको, पता है आपको? मेट्रो हॉस्पिटल में वहीं रहता था नोएडा में। मेट्रो हॉस्पिटल है, ठीक ठाक सा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है, 1 सेकंड में बेड मिल गया था इनको। आप जाके देखिए, आपको बेड क्या, आपको घुसने तक नहीं देंगे हॉस्पिटल में। तो अगर ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की जान चली जा रही है, तो आप और हम हैं क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।